का पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के उद्देश्य से आया था। उसी तरह से डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ उसी लिए आया था। उसी तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आपको भारत में मुख्य रूप से व्यापार करने के लिए ही आया था, क्योंकि शुरुआती दौर में यहाँ की महारानी कौन हुआ था? एलिजाबेथ भारत या एशियाई देशों के साथ मात्र और मात्र कितने दिन का व्यापार करने का अधिकार दिया? 15 साल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात किया जाए तो ये आपको कब हुआ था? 21 अगस्त 21 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ? अब ध्यान से देखिए, 21 दिसंबर भारत का स्थिति किसके हाथ में सत्ता था और आपको ब्रिटेन में कौन महारानी? तो इस समय ब्रिटेन में महारानी कौन थे? एलिजाबेथ और भारत में इस समय जब कंपनी स्थापित हुआ था तो किसका शासन? अकबर का। अर्थात मुगल सत्ताधार उपस्थित थे भारत में। भारत के केंद्रीय सत्ता में कौन उपस्थित है? अकबर का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? मुगल सत्ता। ये इनका कार्यकाल की बात किया जाए तो ये 1556 से आपका 1605 ईस्वी तक। इसी बीच में आपका 21 दिसंबर 1600 ईस्वी की किसकी स्थापना? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पूछता है कि बताइए भारत में कौन प्रथम ब्रिटिश आपका यात्री आया? ब्रिटिश यात्री भारत में रॉस ब्रिटिश यात्री की बात किया जाए तो यात्री का प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन आया था? रॉस ये अकबर के ही दरबार में आया था। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में रॉस जब यहाँ आया तो यहाँ देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या कर रहे हैं? आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रहा है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रहे हैं और यही लॉज में जाकर के दोस्तों किया किसको? आपको ब्रिटिश आपका एलिजाबेथ के इसी में आपको 217 साझेदार थे। किसके? कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना उसमें अकेला मालिक नहीं था, उसका मालिक 217 लोग मिल करके कंपनी को स्थापित किया था। 217 लोग इसमें शामिल थे, 217 साझेदार इसमें शामिल थे। 217 साझेदार और लोग मिल करके और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापना किस रूप में किए थे? मर्चेंट यानी कि आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम क्या था? मर्चेंट एडवेंचर्स था। जो बाद के दिनों में भारत आपका इस कंपनी की स्थापना हुआ तो इसी का नाम क्या डाल दिया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आपका पूछेगा मर्चेंट एडवेंचर्स किस कंपनी का नाम है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक बात ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आगमन भारत में 1600 ईस्वी में भले ही हुआ, लेकिन एक स्थल मार्ग से कंपनी आई। लिवेंट कंपनी का नाम है लिवेंट कंपनी। तो ये तो जल मार्ग से आने वाली कंपनी है मर्चेंट एडवेंचर। एक कंपनी और जो आपको 1595 में ही आ गया, लिवेंट कंपनी। तो ये कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तरह मजबूत नहीं था। फिर भी पूछा जाता है कि स्थल मार्ग से ब्रिटिश कंपनी कौन आया? स्थल मार्ग से, ये जल मार्ग से आया। जल से आया, हम स्थल से बोल रहे हैं। सर आज एक सेट में अच्छा फ्यूचर की सबसे पहला बार समुद्री मार्ग से आया था ना, तो हम आगे बात रोमी जे करवाए थे ना। नहीं तो वो तो पहला समुद्री भारत में आया था। भारत तो आया वही ना। दिखा रहे हैं सर।
हाँ, दिखाइए सर मैं वास्को डी गामा सर कहानी पूरा अच्छा से माइंड में नहीं आता नहीं सर, अच्छा समझ में आया है। कहानी ये सब तो आप लिखवा देते हैं, पूरा कहानी रहता है ऐसे किया वैसे बहुत अच्छा है सर। तब हम कोशिश करते हैं कि कहानी के रूप में ही लेते हैं ना हुआ धीरे धीरे याद होगा। चलिए बोलिएगा कि 217 साझेदार, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शुरुआती दौर में कितने साझेदार थे? 17। इसका नाम क्या था? मर्चेंट एडवेंचर्स। ऐसे तो नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ऑफ ईस्ट इंडीज, द गवर्नर ऑफ कंपनी लंदन ऑफ ईस्ट इंडीज पूरा नाम, लेकिन इसका इतना ही नाम रखिएगा मर्चेंट एडवेंचर्स। मर्चेंट एडवेंचर्स ये आपका जल मार्ग से आने वाला कंपनी था, क्योंकि हम जितना भी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़े, डच ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़े, अभी ध्यान दिए, एक वर्ड ध्यान नहीं दिए थे, कहा लिखा पर अभी परिभ्रमण लिखा है, तो सबसे पहले मैं लेने नहीं किया था। परिभ्रमण नहीं है, तब समुद्री मार्ग का परिभ्रमण, समुद्री मार्ग का परिभ्रमण तो खुले में चला समुद्री मार्ग से तो वही हम बताते हैं कि अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर पार करते हुए अपने देश पहुंचा, पुर्तगाल पहुंचा। तो 217 साझेदार थे ऐसे। अब ध्यान से देखिए, स्थल मार्ग से कंपनी और आई, ब्रिटेन की कंपनी थी जिसका नाम है लिवेन कंपनी। लिवेन कंपनी वैसा नहीं है कि स्थल मार्ग से आने वाली लिवेंट कंपनी जो आपको 1595 में ही आ चुकी थी, 95 भारत। लिवेंट कंपनी यानी इससे पहले देखिए स्थल मार्ग से भले ही रॉड प्रिंस पहला यात्री था, लेकिन स्थल मार्ग से आने वाला यात्री मिल्टन हॉल। स्थल मार्ग की हम बात करें, स्थल मार्ग पहला अंग्रेज की स्थल मार्ग लगाया रहेगा, स्थल मार्ग से आने वाला कंपनी लिवेंट कंपनी, स्थल मार्ग से आने वाला आपको यात्री तो मिल्टन हॉक था, मिल्टन हॉक। और यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये कंपनी स्थल मार्ग से भारत आ, तो स्थल मार्ग लगा दे तब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं जाएगा। कौन जाएगा? लिवेंट कंपनी वही स्थल मार्ग से आने वाला प्रथम यात्री कहेंगे तो मिल्टन हॉक। और वही आपको समुद्री मार्ग से या कुछ न लगा तो समझा जाता है समुद्री मार्ग से, समुद्री तो कुछ न लगा, स्थल लगाएगा तभी इसी को जवाब देना, अन्यथा नहीं देना। अब जैसे ये कंपनी का आगमन हुआ, ये भारत में एलिजाबेथ प्रथम के कहने पर आपको 217 व्यापारियों के झुंड ने भारत में व्यापारिक एकाधिकार कितने दिनों का दिया? 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए। लेकिन बाद के दिनों में इसका निधन 1603 में इसका निधन हो गया, और निधन होने के बाद इसका उत्तराधिकारी जेम्स प्रथम। कौन बना? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने आपको 1609 में आपको जेम्स प्रथम ने इस कंपनी को कहा कि अब जब तक मन है तब तक भारत के साथ व्यापार करिए, जब तक मन है तब तक भारत के साथ व्यापार करिए। अर्थात ये व्यापारिक एकाधिकार को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चितकालीन कर दिया। क्या कर दिया? अनिश्चितकालीन कर दिया। तो शुरुआती दौर में भले ही 15 वर्षों के लिए आया था, लेकिन ये जेम्स प्रथम के कहने पर यह निश्चितकालीन कर दिया। और हम पता है कि जितने भी डच कंपनी हो या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई भी केंद्रीय सत्ता से मिलकर के भारत में कंपनी नहीं स्थापित किया। इन्होंने शांतिपूर्वक सबसे पहले संपर्क मुगल सत्ताधारों से यानी पता किया केंद्र में कौन सत्ताधार। उत्तर भारत का ही मूल रूप से सत्ता हुआ करता था मुगलों के साथ, दक्षिण भारत का सत्ता मुगलों के हाथों में नहीं।
तो उत्तर भारत में ये पता किया कि केंद्रीय सत्ता किसके हाथ है, केंद्रीय सत्ता किसके हाथों में है। तो पता चला कि अकबर के इस समय हाथों में, अकबर के हाथों में है। तब जाकर के जेम्स प्रथम ने एक अपना राजदूत भेजा, अपना राजदूत भेजा आपको व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने, यानी राजदूत भेजा। यहाँ पर रॉन के यात्री था, ये आपका राजदूत व्यापारिक मार्ग से इसको कोई लेना देना, ये ढूंढने आया था, भारत की यात्रा करता है। लेकिन आपको जेम्स प्रथम ने कहा कि जाओ पता करो कि भारत में केंद्रीय सत्ता पर कौन है। तो पता चला कि अकबर है, मुगल सत्ताधार अकबर है। और अकबर के ही दरबार में इन्होंने आपको किसको भेजने का प्रयास किया था, कैप्टन हॉकिंस। पहला आपको राजदूत जेम्स प्रथम का कौन था, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस आपको चला था, भारत आया था आपको 1608 कब आया था, 1608 दूसरे यहाँ लेकिन बातें डेट यही है 1608 कैप्टन हॉकिंस ये आया था। जेम्स प्रथम आपको ये पत्र किसके हाथों में भेजने के लिए दिया था, ये तो ये भेजने के लिए अकबर, यानी किसका चिट्ठी लेकर के आया था, अकबर। लेकिन बाद के दिनों में जब आता है तो पता चलता है अकबर का निधन हो गया, अकबर का निधन। यानी ये पूछता है कि कैप्टन हॉकिंस किसके नाम का चिट्ठी जेम्स प्रथम का लाया था, तो अकबर के नाम का था, अकबर के नाम था। इस पर किसका नाम था, अकबर, अकबर, अकबर के नाम का चिट्ठी, अकबर का नाम से पढ़ा लेकिन था नहीं। हाँ लेकिन आया तो पता चला कि ये निधन हो गया, इसका निधन हो गया। तब पहचान दिए किसके दरबार में आया, जहांगीर। जहांगीर का कार्यकाल 5 से 27, जहांगीर का कार्यकाल की बात करें, जहांगीर की बात करें तो 1605 27 1627। और इसी के दरबार में कौन आया, कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस बहुत ही दूरदर्शी, कैप्टन हॉकिंस 3 भाषा का ज्ञाता था। आपको तुर्की भाषा जानना था, तुर्की, इंग्लिश, अंग्रेजी, अंग्रेज था तो अंग्रेजी तो जानेगा ही जानेगा। इसके अलावा मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी, फारसी। तो समझाने के लिए तो फारसी चाहिए, उसको तो इंग्लिश समझ में नहीं आएगा, तो इन्होंने फारसी, 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 ये 3 भाषा जानते थे, कौन कौन, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी। और बहुत ही ये दूरदर्शी प्रवृत्ति के थे, दूसरे को अपने बात में किस तरह से लिया जाता है इनको पता। इसीलिए जॉन प्रथम आपको जेम्स प्रथम ने इसको कहाँ भेजा, अकबर के दरबार में। लेकिन निधन होने के बाद ये किसके दरबार में आए तो पता चला कि ये जहांगीर, अकबर का निधन हो गया, अकबर का। जहांगीर के एक दरबार लगता पूछता है कि ये जहांगीर के किस दरबार में, 2 दरबार उस समय जहांगीर का लगता है, आगरा का दरबार और एक अजमेर का दरबार। 2 दरबार लगता था, आगरा का दरबार और अजमेर का दरबार। उसमें अजमेर का, आगरा के दरबार में आए, किसमें, आगरा के दरबार। ये किसके दरबार में, आगरा दरबार में आए, आगरा। तो ये भी पूछता है कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के किस दरबार में आए थे, तो आगरा के दरबार में, आगरा के। और बातचीत हुआ तो बातचीत हुआ, शुरुआती दौर में जहांगीर तुर्की भाषा नहीं थी, फारसी भाषा थी यहाँ की। बाबर तुर्की जानता था, बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। तुर्की भाषा में बात नहीं बता, मुगलों की भाषा थी फारसी, इसका राजकीय भाषा फारसी थी, इसीलिए आपको फारसी भाषा में बात कौन किया, आपको कैप्टन हॉकिंस। और इस तरह से बात किया कि आपको जहांगीर इससे प्रभावित, जहांगीर इससे प्रभावित था। तब पहचान जहांगीर ने ये कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को मांगने के क्रम में इन्होंने, जहांगीर ने कहा कि हम कंपनी स्थापित करें, कंपनी स्थापित करिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस समय वर्चस्व में कौन कंपनी चल रही थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि वो पहले आई थी, उसका वर्चस्व उस समय ज्यादा था। अब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर पर दबाव बनाना, किस पर, आपकी केंद्रीय सत्ता पर, कि हम लोग व्यापार कर रहे हैं तो आप दूसरे को क्यों ला रहे हैं। तब पहचान उसके दबाव में आकर, अर्थात पुर्तगालियों के दबाव में आकर के आपको जहांगीर ने कहा कि नहीं हो सकता है,
यानी वो नम्रता से कहा कि संभव नहीं है तत्पश्चात इसको व्यापारी का अधिकार नहीं मिला, लेकिन इन्होंने आपको काफी प्रभावित थे तो इंग्लिश खा की उपाधि दिया। इंग्लिश खा यानी जहांगीर ने किसको इंग्लिश खा की उपाधि दिया? हॉकिंस को। जहांगीर ने किसको उपाधि दिया? कैप्टन हॉकिंस को। क्या? तो इंग्लिश खा, इंग्लिश खा यानी इससे काफी प्रभावित है, इनको उपाधि भी दे दिया कि इंग्लिश खा। इतना प्रभावित है, यहाँ तक प्रभावित है कि इन्होंने अपना 400 मनसब दिया। उस समय मनसब जिसको जितना मिलता था उसके हिसाब से प्रतिष्ठा समझा जाता और 400 मनसब से भी सम्मानित किया। 400 मनसब से सम्मानित किया। इस प्रकार से आप समझ सकते थे कि काफी प्रभावित था। अरे और बोल दिया था कि हाँ खोलिए, लेकिन केवल और केवल दबाव में आकर के आपको पुर्तगालियों के दबाव में आकर के क्या किया? जाके कि नहीं इस बात नहीं देने में हम सक्षम नहीं है, लेकिन बाद के दिनों में दिया। बाद के दिनों में आपको पता होना चाहिए कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में स्थापित हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में 1508 में 1508 देखे था। मनसब एक प्रतिष्ठा होती थी, सोना का सिक्का दिया जाता। तो जिसको जितना मनसब मिलता था उसके हिसाब से मनसब का प्रतिष्ठा यानी 400 मनसब, यहाँ तक कि 5 मनसब कम में दिया जाता था, उसको प्रतिष्ठा समझा जाता था। इसको तो मिला है आपको 400 मनसब, तो उसके हिसाब से प्रतिष्ठा समझा जाता था। मनसबदार समझते हैं ना, क्षेत्र दे देना, इसको क्षेत्र दे दिए और व्यापारिक एकाधिकार भी दिए थे, लेकिन अंत में मजबूरी के कारण इनको छीनना पड़ा। अर्थात हम कह सकते हैं कि हॉकिंस जब जेम्स प्रथम के वापस लौटे तो व्यापारिक एकाधिकार इसको प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन मिला। दबाव की वजह से ये व्यापारिक एकाधिकार को देने से इनकार कर दिया। नहीं किए होते तो इनको 400 मनसब गुस्सा करते तो 400 मनसब कहला देते, इंग्लिश खान की उपाधि कहला देते। तो ये चीज। अब आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ, इसी से रिलेटेड है। इसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी